नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को है वो ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का इंफॉर्मेशन है वो समय समय पर मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में। यहाँ से है वो एसएससी में और बैंकिंग में सभी जगह जो भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, जैसे राजस्व घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होता है, जो नाबार्ड बैंक वो क्या कौन से किसके अंतर्गत आती है, मतलब जो शब्दावलियाँ है मुख्य रूप से उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो है वो पूरा ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शब्दावली की। तो सबसे पहले है CRR यानी नगद आरक्षण अनुपात। तो CRR क्या होता है? तो CRR वह धन होता है जो कि बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास गारंटी के रूप में रखना होता है। वर्तमान में CRR दर है वो 4.5% है, जो कि मई 2022 से प्रभावी है। CRR बढ़ाने से धन में आपूर्ति कमी हो जाती है, गृह ऋण, कार ऋण आदि पर और अंतर बैंक बाजार में ब्याज दरें बढ़ जाती है, धन की मांग बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति कम हो जाती है। तो मुख्य रूप से CRR क्या होता है कि यह जो है वो रिजर्व बैंक के पास है, जो जो नीचे की बैंकें होती है, जो कि वाणिज्य बैंकें होती है, वो अपना धन है वो रखती हैं रिजर्व के रूप में रखती है, तो कुछ भी गारंटी के रूप में रखती है, जैसे सोना चांदी कुछ भी रखती है बैंक। रिजर्व बैंक से पैसा लेने की बात स्टेट बैंक होती है, पंजाब नेशनल बैंक, ये बैंक की जो कुछ रखती है बदले में। ऐसे अनलिमिटेड है वो, पैसा कोई नहीं छाप सकता, ना कुछ करेंसी ला सकता है, तो उसके लिए गारंटी चाहिए होती है। और वर्तमान में जो दर होती है वो पैसा उधार लेने की, लोन की, तो वो होती है 4.5%। उस दर से है वो जो बैंक की होती है, वाणिज्यिक बैंक की, वो जो भारतीय रिजर्व बैंक है उससे पैसे उधार लेती है, जो CRR कहते हैं। CRR दर कितनी है? 4.5%। इसके बाद बात करें बैंक दर की। तो बैंक दर क्या होती है? बैंक दर होती है कि जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है वह बैंक दर कहलाती है। यानी कि रिजर्व बैंक तो अपनी भारतीय रिजर्व बैंक हो गई जो नोट छापती है, और वाणिज्यिक बैंक होती है जैसे पंजाब नेशनल बैंक हुई, स्टेट बैंक हुई, केनरा बैंक हुई। ऐसे कुल मिलाकर भारत में वो लगभग 42 बैंक है वो मुख्य रूप से है, और भारत में बैंकें हैं, वाणिज्यिक बैंकें। तो बैंक दर को छोटे दर के रूप में भी जाना जाता है। जो वाणिज्यिक बैंकें होती हैं उनको कितना दर पे पैसे लेती है, जो रिजर्व बैंक है वो ऐसा तो पैसे लेते नहीं है छोटे बैंकों को, तो वो रिजर्व बैंक है वो कुछ अमाउंट में वो दर लेती है, ब्याज दर लेती है। इसीलिए बैंकें हैं वो हमें लोन देती है तो हमसे दर लेती है, उसे कोई है बैंक दर कहते हैं। बैंक दर आमतौर पर रेपो दर से अधिक होती है, तो हम रेपो दर के बारे में बात करेंगे। और भारत में है वो बैंक दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, और वर्तमान में वो बैंक दर है वो 4.25 है। इसके बाद हमने पहले भी की थी कि बैंक दर है वो 4.25 है, तो ये रहा CRR, ये बैंक दर होती है। अगला तथ्य है कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, यानी कि SLR क्या होता है, यानी कि स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी SLR। तो किसी आयात देनदारी को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकें हैं वो अपने प्रतिदिन कारोबार, नगद, सोना और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के रूप में एक खास रकम रिजर्व बैंक के पास जमा करते हैं, जिसे SLR कहते हैं। यह देश में मुद्रास्फीति और ऋण प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती है। और SLR की दर है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय की जाती है। SLR की वर्तमान दर है वो 18.75% है। ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद करके जाइएगा। अगला है रेपो रेट, ये है वो डबल स्टार लगा लीजिएगा इसको, ये एसएससी में बहुत बार पूछी जाती है और आगे पूछी जा सकती है। तो रेपो दर क्या कहते हैं? रेपो रेट वो होती है ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक है वो वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देती है, यानी हमें नहीं, जो वाणिज्यिक बैंक होती है पंजाब नेशनल बैंक उनको उधार देती है, वो कौन सी दर रखती है उसे कहते हैं रेपो रेट। और वर्तमान रेपो रेट है वो 6.50 है, और रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35%। आगे हम रिवर्स रेपो रेट के बारे में बात करेंगे। रेपो रेट है वो
मौद्रिक नीति समिति यानी MPC द्वारा निर्धारित किया जाता है। और रेपो रेट कम होने से लोन की EMI घट जाती है, जबकि रेपो रेट में बढ़ोतरी से EMI में भी इजाफा देखने को मिलता है। आगे बात करें रिवर्स रेपो रेट के बारे में, तो रिवर्स रेपो रेट होती है कि जो वाणिज्यिक बैंक होती है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गई, स्टेट बैंक हो गई, ये बैंक है जब रिजर्व बैंक को पैसा देती है, भारतीय रिजर्व बैंक को पैसा देती है, उधार अपना बैंक का पैसा स्टोर रखती है, तो वो उन्हें क्या वापस उन्हें कौन सी दर मिलती है, ब्याज दर मिलती है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो बात करें कंप्लीट, तो रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी वो RBI होते हुए वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। वर्तमान रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है, इसकी हमने बात कर ली है। रेपो रेट है वो 6.50% है और रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है। अगला है लीड बैंक योजना। तो लीड बैंक योजना क्या है, तो इसका मतलब होता है कि लीड बैंक यानी प्रत्येक जो भी जिले होते हैं, जितने जिले हैं उनमें एक लीड के रूप में एक जो मुख्य बैंक होती है वो चलाना, उसके अंतर्गत है वो बहुत सारी बैंक के ब्रांच खोल जाना उसकी, ये था। और जिलों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से इस योजना का प्रारंभ है वो 1969 में किया गया था। इसमें प्रमुख बैंकों को एक जिले में अपने शाखाओं का विस्तार और संचालन करने की अनुमति दी गई है, यानी कि अपने जिले में विस्तार करने के लिए है प्रमुख बैंक को है वो शाखा विस्तार दिया गया है। अगला है बजट। बजट किसे कहते हैं, आपने बजट के बारे में सुना ही होगा। हमारे बजट है वो निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है वो बजट पेश करती हैं लोकसभा में। और इसके बारे में बात करें तो आने वाले साल के लिए कमाई और खर्चे की योजना को बजट कहते हैं। मतलब साधारण भाषा में समझें बजट क्या होता है, तो जो आगे साल में जो कमाई होगी और क्या खर्चा होगा उसको एस्टिमेट निकालना ही वो उसे बजट कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो घरेलू बजट के मामले में यह घरेलू जरूरतों को आमदनी के हिसाब से बनाया जाता है, जबकि देश या राज्य के बजट के मामले में उनकी आमदनी और खर्चों के रूप के हिसाब से मनाया जाता है। जैसे हम घर में एस्टिमेट निकालते हैं ना कि हमें इस महीने कितना खर्चा होने वाला है, कितना हमें रूम किराया, बिल वगैरह कितना, हम जो भी बाहर रहते हैं उनको पता होगा, जो स्टूडेंट है वो पढ़ते हैं बाहर, उनको पता होगा कि बजट निकालना पड़ता है। तो उसी तौर पे है जो देश पे बात करें तो कितना खर्चा होगा, कितना हमें वापस आमदनी होगी, उसी प्रकार से वो बजट कहते हैं। आसान भाषा में यही होता है बजट। और बजट को सबसे पहले वो संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट है वो 3 प्रकार के होते हैं, अधिशेष बजट, संतुलित बजट और घाटा बजट। ये बजट पूछे गए हैं, ये पूछा गया था कि घाटा बजट किसे कहते हैं, अधिशेष बजट किसे कहते हैं। अधिशेष बजट होता है कि जब सरकार को है वो आमदनी है वो ज़्यादा होती है और खर्चा है वो कम होता है सरकार का, तो उसे यानी सरकार के खाते में पैसे बच जाते हैं राजकोष में, तो उसे कहते हैं अधिशेष बजट। संतुलित बजट वो होता है यानी कि सरकार को जितना पैसा आया है उतना पैसा वापस लगा दिया सरकार ने, तो उसे कहते हैं संतुलित बजट। और बाद में है घाटा बजट, यानी सरकार का आमदनी है वो तो कम हुई है और सरकार ने खर्चा है वो ज़्यादा लगा दिया है, तो उसे कहते हैं घाटा बजट। यानी कि इस बार है वो बजट कौन से में रहता है, घाटे में रहा है, संतुलित रहा है कि फायदे में रहा है। इस प्रकार बजट 3 प्रकार का होता है। आगे बात करें बजट के बारे में तो निष्पादन बजट किसे कहते हैं, तो निष्पादन बजट वो होता है कि निष्पादन बजट है वो पारंपरिक बजट से अलग होता है, क्योंकि पारंपरिक बजट केवल यह बताता है कि कितना पैसा कर्मचारियों पर खर्च किया गया था, कितना फर्नीचर पर और कितना सजावट पर खर्चा किया गया था। निष्पादन बजट है वो सार्वजनिक व्यय के कार्यक्रमों और गतिविधियों पर करता है, यानी जो सार्वजनिक काम होते हैं तो निष्पादन बजट है उनको भी शामिल करता है, उसे निष्पादन बजट कहते हैं। अगला है जीरो बेस बजट। तो जीरो बेस बजट से कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि सरकार ऐसा बजट बनाती है कि जैसे पिछले साल में इतनी कमाई हुई थी और इतना हमने खर्चा कर दिया, तो उसका आगे जोड़ते हैं कि इस बार हमें इतना पैसा वापस हमें सरकार जब खाते में पड़ा है तो इसमें इतना हमें वापस लगाना है, बस वो होता है। लेकिन जीरो बजट वो होता है कि जैसे एकदम जीरो से स्टार्ट करें, यानी कि हमें ना तो कमाई हुई पहले ना बाद में कमाई होगी, हमें इसी साल जितनी कमाई करनी है उतना ही, मतलब जितना इस साल कमाई करनी है उतना ही लगाना है। जिस इस साल कमाई होगी ना उसी के हिसाब से ही लगाना होता है, एस्टिमेट उसी के हिसाब से निकलना है। जैसे इस साल मेरे अकाउंट में जैसे 0 रुपये है और मुझे इस साल कमाई 100 रुपये की होगी तो मैं उसी 100 रुपये को ही लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि मेरे पर्स में पहले पैसे पड़े हैं और है
वो जीरो बजट नहीं होता, वो नॉर्मल बजट होता है। जीरो बजट का मतलब होता है शुरुआत शून्य से ही शुरुआत करना। तो इसके बारे में समझें पूरे। तो जीरो बेस्ड बजट यानी ZBB एक बजटीय तकनीक है जिसमें सभी खर्चों को शून्य से शुरू करके एक नई अवधि या वर्ष के लिए अवधि ठहराया जाना चाहिए। यह पारंपरिक बजट के विपरीत है और पिछले बजट पर आधारित होता है। यानी कि जो पारंपरिक बजट होता है वो पिछले बजट पर आधारित होता है और जीरो बेस्ड बजट है वो इस साल के बजट पर आधारित होगा। और जीरो बेस्ड बजट का उपयोग है भारत में पहली बार अप्रैल 1887 में किया गया था और यह 1883 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग के तहत शुरू किया गया था। जीरो बेस्ड बजट का मुख्य उद्देश्य है वो सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना है ताकि सरकारी धन का अपव्यय न हो सके और उसका प्रयोग सार्वजनिक हित में हो सके। यानी कि सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर में हो गया, जैसे बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट हो गए, उन पे जितना पैसा लगाना है, ऐसा नहीं कि वो सरकार के राजकोष में से लगा दे, नहीं, जितना पैसा इस बार में इकट्ठा हुआ है वही पैसा लगाना है। जैसे एक बार ज़्यादा पैसा हो गया तो ज़्यादा पैसा लगा देंगे, कम हुआ है जैसे टैक्स वगैरह कम आया है तो कम लगा देंगे, उस प्रकार से लगाना है। वो सार्वजनिक मामलों के लिए यह फायदेमंद होता है, इसीलिए जीरो बेस्ड बजट को लाया गया था। अगला है आउटकम बजट। तो इसके तहत वो प्रत्येक विभाग या मंत्रालय है कि भौतिक लक्ष्यों को अल्प अवधि में निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए रखा जाता है। इसमें बताया जाता है कि सरकार की योजनाओं पर कितना काम हुआ है और जिस काम के लिए फंड अलॉट हुआ था उस पर काम हुआ है या नहीं, पैसे खर्च किए हैं या नहीं, और अगर किए है तो उसका नतीजा क्या रहा है। तो आउटकम मतलब इसका जो आउटपुट क्या निकला है बजट का, उसे कहते हैं आउटकम बजट कहते हैं। अगला है जेंडर बजट। तो जेंडर बजट होता है कि जो पिछड़े लोग होते हैं जैसे पिछड़ी महिलाओं को वो बराबर तवज्जो देने के लिए उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे जैसे राजस्थान में है वो गवर्नमेंट महिलाओं को फोन दे रही है, जैसे महिला नारी शक्ति योजना है वो हरियाणा में चली जा रही है। जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटियों को पढ़ाना होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वैसे बहुत सारी योजना चलती है। तो वो एक बराबर इक्वलिटी लाने के लिए सबको समाज में, उसके लिए है वो जेंडर बजट पेश किया जाता है। स्पेशल तौर पे महिलाओं के लिए यह होता है कि वो जो आर्थिक जो मतलब पिछड़े हुए लोग हैं जो समाज में, पिछड़े तो नहीं मान सकते इनको, इसे इतने तवज्जो नहीं मिलती है, उनके लिए होता है। तो इससे बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि का प्रावधान बजट में करती है। और 2023 में वो केंद्रीय बजट में भारत के जेंडर बजट को है वो 2.23 लाख करोड़ आवंटित किया गया था। तो महिलाओं के लिए है वो इतना बजट पेश किया गया था। महिलाओं को अलग से ट्रीट किया जाता है। जैसे महिलाओं को दिल्ली सरकार है उन्होंने बस फ्री कर रखी है, सरकार ने बहुत सारी महिलाओं को सुविधा मिलती है। जैसे और भी है, जैसे महिलाओं के लिए 60% टिकट लगती है, बहुत कुछ है। तो वो है वो जेंडर बजट होता है, वो जेंडर बजट के तहत ही कटता है पैसा। अगला होता है कि प्रत्यक्ष टैक्स यानी कि लीगल टैक्स, इनकम टैक्स कहते हैं इसे। तो जो हम सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुकाते हैं, सरकार हमें इतना पैसा हुआ है, सरकार ने बोला हमें इतना पैसा आप काटेंगे, तो वो होता है प्रत्यक्ष कर। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जैसे हम कोई सामान लाते हैं, जैसे हम दुकान से कुछ भी लाए, जैसे कोलगेट लाए हम दुकान से, तो उसमें बहुत कुछ शामिल होता है। जैसे कंपनी का उसमें सामान बना है उसका शामिल है, सरकार का भी शामिल है, हिस्सा GST वगैरह का शामिल है, तो वो होता है अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर के बारे में पहले बात करें तो यह वह कर है जिसमें सरकार है वो करदाता के बीच से, सरकार और करदाता के बीच में है वो प्रत्यक्ष संबंध होता है, अर्थात उसके ऊपर कर लगा जा रहा है, सीधे वही व्यक्ति भरता है। जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, आयकर यानी इनकम टैक्स होता है, यानी उपहार टैक्स यानी गिफ्ट टैक्स होता है। ये सब होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं सरकार को, जो जितना होता है सरकार के पास आता है। जैसे सरकारी सैलरी आती है, जैसे किसी के अकाउंट में भी टैक्स लगता है ना, कि 10 लाख रुपये आ गए हैं आपके अकाउंट में, तो आपके वो 30% कटेगा। तो वो टैक्स है वो टोटल है वो सरकार के अकाउंट में ही जाता है, वो होता है प्रत्यक्ष कर। बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में। तो अप्रत्यक्ष कर वो होता है जैसे वह कर जिसमें स्थापित करता यानी सरकार और भुगतानकर्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, अर्थात जिस व्यक्ति या संस्था पर कर लगाया जा रहा है वह किसी अन्य तरीके से प्राप्त किया जाता है कर को।
और इसका होता है जीएसटी। ये जीएसटी है वो एक अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि जीएसटी है वो किसी सामान पर लगाई जाती है, क्योंकि उसका सामान का पैसा भी इंक्लूड होता है, उसमें जीएसटी अलग इंक्लूड होती है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। इस प्रकार से वो प्रत्यक्ष नहीं होता है, पूरा पैसा नहीं जाता सरकार को, जाता है लेकिन पूरा पैसा नहीं जाता। और सेवा कर होता है, और सीमा शुल्क यानी कि सीमा शुल्क होता है, और स्टाम्प शुल्क है, टोल टैक्स है, ये सब कुछ होते हैं वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अगला है राजस्व घाटा। तो ये क्वेश्चन है वो एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। तो उसका उत्तर होता है सरकार को प्राप्त कुल राजस्व एवं सरकार द्वारा व्यय किए गए कुल राजस्व का अंतर ही राजस्व घाटा कहलाता है। तो इसका मतलब होता है सरकार को जितना टैक्स प्राप्त हुआ है और सरकार ने जितना वापस लगाया है। तो अगर सरकार को ज़्यादा पैसा, सरकार को कम पैसा प्राप्त हुआ है टैक्स के रूप में और सरकार ने ज़्यादा लगा दिया है, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय यानी कितना कुल खर्चा माइनस राजस्व प्राप्ति यानी जितना टैक्स प्राप्त हुआ है वो, तो वो होता है राजस्व घाटा। इसी से सिमिलर होता है एक राजकोषीय घाटा। तो वो होता है सरकार के लिए कुल, एक मिनट, सरकार के लिए कुल प्राप्त राजस्व है, राजस्व होता है मतलब टैक्स, अनुदान यानी कि जो कोई देता है अनुदान, जो दान देता है ना कोई जैसे, और गैर पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना होने पर कुल व्यय का अतिरेक है, अर्थात आय प्रवृत्तियों के संदर्भ में व्यय कितना किया जाता है। जैसे सरकार को बहुत तरीके से अगर होता है, जैसे फंड मिल गया सरकार को, जैसे बहुत लोगों ने हेल्प कर दी सरकार की, और टैक्स भी आ गया, और जैसे मान लो जो बड़े व्यक्ति होते हैं वो गैर पूंजीगत व्यक्ति होते हैं, जैसे मतलब जिनके पास बहुत पैसा होता है, जैसे अंबानी अडानी होते हैं। अपने तो चलता है हमारे तो यही कि मोदी को पैसा मिलता है, और तो उसी प्रकार से है। तो वो पैसा सब कुछ होता है, उसे कहते हैं राजकोषीय आय। तो उसमें से अगर सरकार, वैसे सरकार से लोन लेती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, किसी और बैंक से लोन ले लिया, सब कुछ मिला के जो सरकार के खाते में पैसा आता है उसे कहते हैं राजकोषीय आय कहते हैं। और इसी सिमिलर राजस्व आय तो वो होता है ओनली सरकार द्वारा इनकम टैक्स होता है। और राजकोषीय कारण होता है सरकार को सभी तरीके से, जैसे सरकार ने किसी से लोन भी ले लिया है, सरकार को है वो फंड भी आ गया है, टैक्स भी आ गया है, सब कुछ मिला करके सरकार के पास जितना पैसा आता है वो होता है राजकोषीय आय। और राजकोषीय आय का मतलब होता है जैसे कुल वे सरकार ने कितना खर्चा कर दिया पूरा, उसमें से सरकार ने है वो कितने राजकोषीय आय हुई है उसको घटाएंगे तो राजकोषीय घाटा आ जाएगा। अगर कुल व्यय ज़्यादा हो गया राजकोषीय आय से तो जब राजकोषीय घाटा बोलेंगे। लेकिन इसमें एक बात होती है कि उधार है वो इंक्लूड नहीं होती उसमें, उधार को छोड़कर। आज को आपको, मुझे लगता है आपको राजस्व आय और राजकोषीय आय दोनों में समझ पता हो गया होगा। राजस्व आय होता है ओनली सरकार द्वारा टैक्स, और राजकोषीय आय होता है सरकार को सभी तरीके से, जैसे टैक्स भी हो गया, पार्टी फंड भी हो गया, और जैसे लोन भी हो गया, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, सब कुछ मिलाकर राजकोषीय आय होती है। अगला है बॉन्ड अथवा डिबेंचर। तो बॉन्ड अथवा डिबेंचर क्या होते हैं? बॉन्ड का होता है जब किसी व्यक्ति को है जैसे या संस्था को है वो सरकार को है वो पैसा चाहिए होता है तो वो लोगों से पैसा लेते हैं, तो उसे बॉन्ड या डिबेंचर कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं इस तरीके से कि ऐसे ऋण होते हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार या अथवा कोई संस्थान जारी करता है बॉन्ड अथवा डिबेंचर को। इन ऋण पत्रों पर एक निश्चित अवधि तक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होता है। कंपनी है वो डिबेंचर धारकों से वादा करती है कि वह ऋण का भुगतान करेगी, और डिबेंचर धारक है वो ऋण देते हैं और प्रमाण के रूप में डिबेंचर प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। इसको हम फोटो से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये सरकार है, मान लीजिए ये सरकार मान लीजिए, और या फिर कोई संस्था मान लीजिए, तो ये अपने का बॉन्ड अथवा डिबेंचर, जैसे मान लीजिए बॉन्ड अथवा डिबेंचर लागू करेगी, निकालेगी, और ये बोलेगी कि हमको इतना पैसा चाहिए, हमें फंड चाहिए। फंड लेती है लोगों से, लोगों के द्वारा फंड लेती है। तो फंड के बदले में है ये लोगों को कहती है पार्टी या भी ये संस्था होती है, कहती है कि हम आपको है वो लगभग अभी चल रहा है 7% ब्याज दर है वो देंगे, अब हमें 2 साल के लिए है वो इतना पैसा हमें जमा करवा दो, हम आपको 7% ब्याज देंगे, या फिर जो भी इतना है जो भी होता है वो हमें दे दीजिए, हम आपको है वो 2 साल के बाद में है वो आपको वापस पैसा ब्याज समेत वापस दे देंगे। इसके बदले में है वो व्यक्तियों को है वो डिबेंचर प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये उसमें लिखा होता है कि हम वो
पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हमने है वो इस व्यक्ति ने इतना पैसा लगाया है हमारी कंपनी में, और इसको हम 2 साल बाद में इतना परसेंटेज ब्याज के साथ में इतना पैसा वापस करेंगे। तो यह मूल रूप से है वो सरकार द्वारा मान लीजिए या फिर किसी संस्था के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा ये फंड इकट्ठा करने का एक जरिया होता है। जैसे किसी को होता है ना, जैसे कि शेयर बाजार होता है, लगभग सेम सेम सा होता है, क्योंकि कंपनी को किसी का जरूरत होता है फंड की, तो वो शेयर अपनी कंपनी के शेयर निकाल देता है, शेयर के जैसे भाव बढ़ते रहते हैं। उसी प्रकार से ये है, तो वो थोड़ा अलग है, लेकिन आप अगर आपको मिलाना आता है तो आप मिला सकते हैं, तरीका वही है, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से काम करता है, ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। अगर आता है प्रतिभूति, तो आपने ये सुना होगा, जैसे जो भी होता है ड्रीम 11 आता है, ड्रीम 11 जो भी होता है, सट्टेबाजी जो भी गेम होते हैं, उसमें होता है ना कि प्रतिभूति निवेश है वो बाजार जोखिम के अंतर्गत आता है। तो प्रतिभूति का मतलब होता है कि ऋण या लोन से संबंधित प्रतिभूतियाँ, जैसे कि बॉन्ड, डिबेंचर, बैंक नोट आदि, तो जो भी है वो फंड इकट्ठा करने का होता है। ये पार्टी फंड ही इकट्ठा करती है, जैसे वो जो भी कोई सट्टेबाजी होती है, जैसे आप ड्रीम 11 मान लीजिए, माई लेनो सर्किट मान लीजिए, जो भी होता है कोई से भी मान लीजिए जो फंड लेता है, वो उससे प्रतिभूति ही कहते हैं। तो प्रतिभूति आपको एक नीचे लाइन दी हुई होगी कि नोट प्रतिभूति बाजार जोखिमों के अंतर्गत होती है, कृपया निवेश है वो अपने स्तर पर ही करें, अपनी जिम्मेदारी पर ही करें। तो वो होते हैं प्रतिभूति, उसे कहते हैं। प्रतिभूति मतलब होता है बॉन्ड खरीदना, डिबेंचर खरीदना या बैंक नोट आदि है, वो प्रतिभूति होती है। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आप किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उसी कंपनी के हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली है, बस आपको एक फिक्स रेट पर ब्याज मिलता है, ये होता है प्रतिभूति। यानी आपको कुछ हिस्सेदारी मिलती है, आप उसके हिस्सेदार नहीं होते हैं, आपको केवल ब्याज मिलेगा, वो होती है प्रतिभूति। तो दोस्तों ये था आज के हमारे एक वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपनी राय। हमने हैं वो लगभग सारे क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण तथ्य से बनते हैं, तथ्य से बनने वाले लगभग सारे क्वेश्चन के बारे में बात कर लिए। जो भी एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम है वो PDF में उसको अपलोड कर देंगे। अगर आपको कुछ पूछा हो इसके अलावा एग्जाम में तो आप अपलोड PDF में कर देंगे। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम को पसंद कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना ओपिनियन दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल पुनी कोचिंग पर, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।